पंक्तियां। और बड़ी खबर आ रही है जम्मू कश्मीर के सोपोर से। वहां एक बीजेपी नेता पर हमला हुआ है। न्यूज़ 18 के रिफत अब्दुल्ला की खबर है कि आतंकियों ने बीजेपी की महिला नेता पर हमला किया। आतंकियों के इस हमले में एक पार्षद की मौत हुई है, जबकि एक पुलिसकर्मी शहीद हो गया है। हमले में 2 लोग घायल भी हुए। हमले के बाद सुरक्षा कर्मियों ने पूरे इलाके को घेर लिया और सर्च ऑपरेशन जारी है। तो बड़ी खबर जम्मू कश्मीर के सोपोर से आ रही है, जहां पर ये जानकारी मिल रही है कि बीजेपी की महिला नेता पर यह हमला हुआ है। बाल बाल वो बच्ची हैं। आतंकियों के इस हमले में एक पार्षद की मौत की खबर भी है और एक पुलिसकर्मी भी शहीद हो गए हैं। हमले में 2 लोग घायल हुए हैं। हमले के बाद सुरक्षा कर्मियों ने पूरे इलाके को घेर लिया है। कुछ और आतंकी वहां पर मौजूद हो सकते हैं, उनको ही ढूंढने की कोशिश फिलहाल पुलिस की तरफ से, वहीं सर्च ऑपरेशन वहां पर जारी है। और ये उस वक्त की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब ये आतंकी हमला हुआ। आसपास जो लोग थे वो डरकर भागते नजर आए। 2 मिलिटेंट ने आके अटैक करा। इनकी बेसिकली मीटिंग थी, उसमें अटैक हुआ तो उसमें एक कैजुअलिटी, मतलब 2 कैजुअलिटी हुई, तो एक को अभी इंजर्ड है, तो वो इंजर्ड अभी SMHS में शिफ्ट कर दिया गया। तो ये अभी इतना ही है, ठीक है। तो जैसे डिटेल्स होंगे आगे शेयर करते जाएंगे। तो कुछ इनपुट आ रहे हैं किस तंजीम ने की है? अभी नहीं, अभी मैं शेयर ज़्यादा नहीं कर पाऊंगा, इस ऑपरेशनल चीज़ है, ठीक है। अभी डेवलप हो रहा है, ठीक है। तो इंशाल्लाह हम जल्दी इस पर कुछ एक्शन भी इसमें हो जाएगा। तो ये वो तस्वीर जरा देख लीजिए जब ये आतंकी हमला हुआ तो आसपास, क्योंकि स्थानीय जो लोग हैं वो गोली की आवाज सुनकर भागते दौड़ते हुए नजर आए हैं। फिलहाल जो स्थानीय लोग हैं उनको वहां से हटा दिया गया है और सर्च ऑपरेशन इलाके में चल रहा है, क्योंकि जो आतंकी हमला जिन्होंने किया वो उसी इलाके में हो सकते हैं। संख्या उनकी कितनी है अभी ये साफ नहीं हो पाया है, लेकिन फिलहाल सर्च ऑपरेशन वहां पर चल रहा है। कोशिश है कि जल्द से जल्द इन्हें पकड़ा जा सके। एक पुलिसकर्मी भी शहीद हुए हैं, ये भी जानकारी सामने आ रही है। एक पार्षद की भी मौत की खबर सामने आ रही है। 2 लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया हो, उनका इलाज इस वक्त चल रहा है। ये 2 तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर सोपोर में ये आतंकी हमला हुआ। फायरिंग से डरकर लोग भागते हुए नजर आए जैसे ही आवाज सुनी। रिफत अब्दुल्ला हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं अपडेट के साथ। रिफत, फिलहाल क्या जानकारी मिल रही है? कुछ पता चल पाया कितने आतंकी थे वो, और ये कब हुई थी आतंकी हमला, कब हुआ था? देखिए अर्पिता, जिस तरीके से मैंने आपको कहा कि ये जो हमला हुआ उसके फ़ौरन बाद कॉर्डिनेट सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया था और वहाँ पे एक पॉलिटिकल रैली थी, वहाँ पे पंचों को आना था, सरपंचों को आना था, और उसके अलावा जो वहाँ पे काउंसलर्स होते हैं, म्यूनसिपल काउंसलर्स, उनकी एक मीटिंग थी और उसमें बीजेपी के लोग भी शामिल थे। ख़ासतौर से जो चेयरपर्सन है स्टेट, एक तो चेयरपर्सन है वो ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल की, और साथ ही वो स्टेट सेक्रेटरी भी हैं बीजेपी की, वो भी वहाँ पे थी। तो समझा यही जा रहा था कि उन्हीं पे ये अटैक हुआ, और उसके बाद जब अटैक हुआ तो फ़ौरन कॉर्डिनेट सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। लेकिन अटैक में 4 लोग घायल हुए, उसमें से 2 लोगों की मौत हुई, उसमें एक पुलिस वाला भी शामिल है और बीजेपी का एक वहाँ पे म्यूनसिपल काउंसलर भी शामिल है जिसकी मौत हुई। रियाज अहमद उसका नाम है, और इसी तरीके से शफकत अहमद जो है पुलिस वाला है। उन दोनों की रीथ लेइंग सेरेमनी की गई। वहाँ पे पुलिस ऑफिसरों ने उनको ट्रिब्यूट पेश किया। सोपोर में ही पुलिस ऑफिसर्स ने और बाकी जो पुलिस के अधिकारी हैं उन्होंने इस रीथ लेइंग सेरेमनी में शिरकत की। और फिलहाल कॉर्डिनेट सर्च ऑपरेशन वहाँ पे लगातार जारी है। जिस तरीके से SSP सोपोर ने भी कहा कि अभी सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया है और वो कंटिन्यू रखा जाएगा। हालांकि उन्होंने ये नहीं बता दिया कि किस तंजीम ने ये अटैक किया है, मिलिटेंट कौन से थे, लेकिन बताया कि मिलिटेंटों ने अटैक किया। और शायद टारगेट ये कहा जा सकता है कि बीजेपी की जो ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल की चेयरपर्सन है शायद वो टारगेट पे थी, लेकिन जब फायरिंग अंधाधुंध हुई उसमें बीजेपी का एक काउंसलर जो है वो मारा गया और साथ ही एक पुलिस वाले की भी इस अटैक में मौत हुई। 2 और लोग जो हैं वो जख्मी हो गए हैं जिनका इलाज हॉस्पिटल में चल रहा है। ठीक है, आप रही जरा सा। जम्मू कश्मीर पंचायत के अध्यक्ष शफीक मीर ने इससे आतंकियों का कायराना हरकत बताया। उन्होंने कहा कि लोगों की कुर्बानी बेकार नहीं जाएगी। 3 टायर पंचायती राज सिस्टम खड़ा हो गया, लेकिन सरकार की तरफ से इस वक्त तक हमारे लीडरान की सिक्योरिटी का कोई माकूल बंदोबस्त नहीं किया गया। ये मैं बदकिस्मती समझता हूं कि आज शबे कदर पर भी, शबे कदर का दिन भी है, उस पर भी ये अटैक किया गया। मैं इसकी मजम्मत करता हूं, उन लोगों की मैं मजम्मत करता हूं जिन्होंने ये काहिराना हरकत की है कि वहां पर अगर लोग एक मीटिंग कर रहे थे, उस मीटिंग के अंदर अटैक किया गया, तो मैं इसकी पुरजोर अल्फाज में मजम्मत करता हूं इस वक्त जो अटैक किया गया। रिफत, क्या ऐसी कोई धमकी आतंकियों की तरफ से पहले से दी गई थी? क्या वो जो इलाका है वो इलाका कैसा है? जो प्रोग्राम था आज बीजेपी नेता का वो वैसे ही था, उसी को टारगेट किया गया आतंकियों की तरफ से?
देखिए अर्पिता, जहाँ तक धमकी की बात है, पहले ही जब वो इलेक्शंस में गए थे तो तब भी अलग अलग तंजीमों के मिलिटेंट ग्रुप्स ने जो है वो धमकी दी है और उनसे कहा था कि वो पंचायत इलेक्शंस में शिरकत ना करें, म्यूनसिपल इलेक्शंस में या लोकल बॉडीज़ के जितने भी इलेक्शंस हैं उनमें शिरकत ना करें, उनको टारगेट बनाया जाएगा। तो ये ऐसा नहीं है कि धमकी नहीं दी गई, हालांकि जिस तरीके से ये बताया जा रहा था कि सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम उनके लिए नहीं किए गए। यहाँ पे हज़ारों की तादाद में 5 सरपंच और म्यूनसिपल बॉडीज़ के जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं, तो अगर यहाँ पे पुलिस हर किसी को सिक्योरिटी देगी, अगर हम ये कहें कि 50,000 लोग जो हैं वो इलेक्टेड आए हैं, 5 सरपंच, म्यूनसिपल काउंसलर्स, म्यूनसिपल कमेटी के जो यहाँ पे कॉरपोरेटर्स हैं, तो ये कहा जा सकता है तो फिर पुलिस ही कम पड़ जाएगी। जम्मू कश्मीर पुलिस के पास अगर 1,00,000 1.5 लाख की स्ट्रेंथ है, तो अगर हर किसी को 4-4 लोग देंगे तो फिर 2 लाख लोगों की जरूरत पड़ेगी। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो काफ़ी सारे लोगों को सिक्योरिटी दी गई है जिनको ज़्यादा थ्रेट था, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास सिक्योरिटी नहीं है। तो एक बहुत बड़ा चैलेंज है सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए, खासतौर से स्टेट की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, खासतौर से जम्मू कश्मीर की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उनके लिए एक चैलेंज जरूर है कि कैसे वो एंश्योर करेंगे प्रोटेक्शन। लेकिन जहां पे अटैक हुआ वहां पे पुलिस के लोग थे, ये कार्यक्रम जो होना था वहां पे भी पुलिस थी, और जो लोग वहां पे आए थे उसमें काफी सारे पंच, सरपंच या चेयरपर्सन जो बीडीसी की थी, उनके पास भी वहां पे सिक्योरिटी थी। और वजह यही है कि जब वहां पे सिक्योरिटी थी तभी तो पुलिस वाला वहां पे जो है उसकी जद में आया। हम ये तस्वीरें भी देख रहे हैं, जब वहां पर आतंकी हमला हुआ तो स्थानीय लोग वहां से अपनी जान बचाने के लिए भागे हैं। ये जो 2 लोग घायल हुए हैं, क्या कोई स्थानीय है जो घायल हुआ है? देखिए बिल्कुल वहां पे जैसा मैंने कहा कि 2 लोग जो है घायल हुए हैं। जिस तरीके से आप देख रहे हैं लोग भाग रहे हैं, क्योंकि जब अटैक होता है तो जो जहां पे होता है वो भागने की कोशिश करता है, क्योंकि बहुत ज्यादा फायरिंग हुई और जब फायरिंग की आवाज कोई भी सुनता है तो वो अपनी जगह से दूसरी जगह अपनी जान बचाने के सिलसिले में भागने की कोशिश करता है। तो यही हमने देखा। और खास बात वहां पर यह थी कि जहां पर कॉर्ड एंड सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया गया, वहां पर नजदीक ही हॉस्पिटल भी है और एक बहुत बड़ा स्कूल भी है, और स्कूल के अंदर काफी देर तक वो बच्चे रहे। उनके पेरेंट्स बाहर आ रहे आगे और वो भी वहां पर जमा हुए, वो अपने बच्चों को साथ में लेना चाहते थे, लेकिन स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन ने उनको ऐसे नहीं जाने दिया, उनको बसेस में भी रखा गया। तो वहां पे थोड़ा सा हंगामा भी देखने को मिला पेरेंट्स की तरफ से। वो ये कह रहे थे कि बच्चों को हमें हवाले कीजिए और हम अपने बच्चों को घर लेके जाएंगे, क्योंकि जब इस तरह के हालात बनते हैं तो हर कोई डर के मारे वहां पे भागने की कोशिश करता है। लेकिन स्कूल की तरफ से ऐसा किया गया कि उन स्कूल के बच्चों को वहां पर ही रखा गया और पेरेंट्स से यह कहा गया कि बच्चे सारे महफूज हैं और उनको कुछ देर बाद ही अपने घर भेजा जाएगा। तो ये जो वहां पे हालात बने, ये पहला अटैक नहीं, इससे पहले भी काफी सारे पॉलिटिकल वर्कर्स पे अटैक हुआ। खासतौर से बीजेपी के काफी सारे लोग जो हैं वो मिलिटेंटों के निशाने पे हैं, उन पे काफी अटैक भी हुआ। आपने देखा कि बांडीपोरा एरिया में भी अटैक हुआ, साउथ कश्मीर में भी काफी सारे अटैक्स हुए, लगातार अटैक्स हो रहे हैं। आपने देखा फिलहाल जानकारी क्या मिल रही है कि जो आतंकी हैं वो वहीं पर हो सकते हैं? वहां जो स्थानीय लोग थे, क्या उनको सुरक्षित जगह पर पहुंचा दिया गया और उन आतंकियों की तलाश हो रही है वहां पर? देखिए बिल्कुल लगातार तलाश जारी है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब अटैक होता है तो मिलिटेंट अक्सर तैयारी करके आते हैं, उनका एक स्पेसिफिक टारगेट होता है और उसके बाद भाग निकलने में कामयाब हो जाते हैं। जैसे हमने लावेपोरा में भी देखा, कुछ दिन पहले अटैक हुआ, सीआरपीएफ के जवानों पे फायरिंग की, अंधाधुंध फायरिंग की गई और उसके बाद मिलिटेंट भाग निकलने में कामयाब हो गए। इसी तरीके से बागात एरिया में भी, श्रीनगर में भी पुलिस वालों पर अटैक हुआ था, उसमें 2 पुलिस वालों की जान गई और मिलिटेंट दिन दहाड़े आ गया। AK-47 राइफल, जो CCTV फुटेज पहली बार कश्मीर की हिस्ट्री में, यानी कि जब से मिलिटेंसी शुरू हुई 89 में, उस तरीके की फुटेज सामने आई जिसमें अंधाधुंध गोलियां चला रहा है एक। और इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं। अमित शाह दोपहर करीब 1:30 बजे पूर्व मेदिनीपुर पहुंचेंगे। वहां वो 2 रोड शो और एक रैली करेंगे। तो जो जानकारी मिल रही है कि दरअसल कल रोड शो करने वाले हैं, 2 रोड शो उनके होंगे, नंदीग्राम में भी वो रोड शो करेंगे और एक रैली भी वो करेंगे, ये जानकारी मिल रही है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल पश्चिम बंगाल के दौरे पर होंगे। अमित शाह दोपहर करीब 1:30 बजे पूर्वी मेदिनीपुर पहुंचेंगे, वहां वो 2 रोड शो करेंगे, जो जानकारी मिल रही है। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो अभी हब बना हुआ है नंदीग्राम, वहां पर भी जानकारी मिल रही है कि वो रोड शो करने वाले हैं। एक वो रैली भी करेंगे जहां पर वो लोगों से सीधे रूबरू होंगे। तो नंदीग्राम में भी एक रैली होनी है, एक रोड शो होनी है और एक रैली भी इसके अलावा होनी है। तो जो जानकारी मिल रही है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल पश्चिम बंगाल के दौरे पर होंगे। अमित शाह दोपहर करीब 1:30 बजे होंगे पूर्वी मेदिनीपुर में, वहां वो 2 रोड शो करेंगे और उनमें से एक जानकारी जो मिल रही है कि नंदीग्राम में एक रोड शो होना है और एक रैली भी वो करेंगे। तो ये रोड शो जो है नंदीग्राम में वो बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है कि जहां से एक बार ममता बनर्जी भी वहां पर हैं, शुभेंदु अधिकारी उनसे मुकाबला वहां पर करने वाले हैं। ऐसे में बीजेपी जो है पूरी ताकत के साथ मैदान में है। तमाम दिग्गज
वहां मैदान में उतर रहे हैं और इसी कड़ी में अमित शाह भी पहुंचेंगे। कल उनके 2 रोड शो होने हैं, एक तो नंदीग्राम में ही होना है और उनकी रैलियां भी होनी है। तो जो जानकारी मिल रही है, पूरी रणनीति बीजेपी ने शुरू से ही तैयार कर ली थी और उसी रणनीति के तहत जेपी नड्डा वहां पर पहुंच रहे हैं, अमित शाह वहां पर पहुंच रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचे और अब जो जानकारी मिल रही है कि अमित शाह एक बार फिर से पहुंचने वाले हैं, 2 रोड शो वो करने वाले हैं पश्चिम बंगाल में और एक रैली को भी वो संबोधित करेंगे जो सीधे तौर पर वहां पर निशाने पर लेंगे ममता बनर्जी को। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, यतेंद्र हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। यतेंद्र, एक बार फिर से कमान अमित शाह संभालते हुए 2 रोड शो करने, एक तो नंदीग्राम में, दूसरा रोड शो कहां और रैली कहां होनी है? देखिए, बिल्कुल अगर देखा जाए तो अमित शाह ने पूरी तरह से बंगाल की रणनीति पर फोकस किया हुआ है। बंगाल में उनके तूफानी दौरे लगातार जारी हैं और क्योंकि सबकी निगाहें नंदीग्राम विधानसभा चुनाव पर टिकी हुई है, क्योंकि खुद ममता बनर्जी वहां से चुनाव लड़ रही हैं और उनके सामने जो कभी उन्हीं के नंबर 2 होते थे शुभेंदु अधिकारी, वो उनके सामने ताल ठोक रहे। तो ऐसे में अमित शाह पूरी तरह से नंदीग्राम पर उन्होंने फोकस कर लिया और कल 12 बजे वो नंदीग्राम में रोड शो कर गए हैं और ये रोड शो कोई छोटा नहीं, बड़ा मेगा रोड शो करने का प्लान है अमित शाह का, क्योंकि इसके माध्यम से ही ममता बनर्जी को चुनौती दी जाएगी उनके गढ़ में कि उनके लिए राह आसान नहीं है, क्योंकि पूरे अमित शाह की रणनीति है कि नंदीग्राम में ममता बनर्जी को घेर लिया जाए, जिसकी वजह से जो रणनीतिक तौर पर फायदा जो बीजेपी को हो सकता है वो वहां पर मिले। इसके अलावा देवरा में भी रोड शो करीबन 1:30 बजे देवरा में रखा गया है रोड शो अमित शाह का और उसके बाद पांसकुरा पश्चिम जो है वहां पर 3 बजे अमित शाह एक मेगा, उससे भी बड़ा रोड शो करेंगे और पब्लिक मीटिंग उसके बाद डायमंड हार्बर। वहीं पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना में बीजेपी कार्यकर्ता की मां शोभा मजुमदार का निधन हो गया। वो 85 साल की थी। कुछ दिन पहले ही दमदम इलाके में बीजेपी कार्यकर्ता गोपाल मजुमदार के घर पर हमला हुआ था। हमले का आरोप टीएमसी कार्यकर्ताओं पर लगा था। इस हमले में न सिर्फ बीजेपी कार्यकर्ता गोपाल मजुमदार को निशाना बनाया गया था, बल्कि घर में मौजूद उनकी 85 साल की मां पर भी हमला किया गया था, जिसमें वो दोनों बुरी तरह से घायल हुए थे। लेकिन अब शोभा मजुमदार का अस्पताल में निधन हो गया, जिस पर अमित शाह और जेपी नड्डा समेत बीजेपी के कई नेताओं ने दुख जताया। जिस तरह से ये महिला की डेथ हुई है, आपकी पार्टी के सब टॉप लीडर्स इसका ब्लेम टीएमसी पे दे रहे हैं, किस तरह से देखते हैं? ये टीएमसी का गुंडा ने 27 फरवरी इनका बेटा जो गोपाल मजुमदार हमारे कार्यकर्ता इनके ऊपर आक्रमण किया था। घर में जाके जो भी गोपाल मजुमदार भी दिव्यांग है, कमजोरी है, इनका ऊपर आक्रमण किया था। उस समय उनका माँ वहाँ पे थी, उन्होंने बचाने के लिए गई थी और तुरंत इनका ऊपर आक्रमण शुरू हो गया था। इनका चेहरे पर, इसका पेट में, बुक में इनका आघात हुआ था और इस समय 27 दिन इन्होंने आईसीयू में थी और मृत्यु का साथ इन्होंने लड़ाई लड़ी, लेकिन बच नहीं पाए हैं। ममता दीदी का घर में या आसपास में जो डेथ होते हैं, इसमें नेचुरल डेथ में ऐसे चेहरा होते हैं क्या? सोशल मीडिया में पिछले 27-28 दिन में ये माँ के चेहरा घूम रहे, लोग छी कर रहे और इसके बाद भी बोलते हैं नेचुरल डेथ। बांग्ला एक सुस्त समाज मांगते हैं, हिंसा मुक्त राजनीति मांगते हैं, बांग्ला अभी शांति मांगते हैं। जो महिला और बेटी में मतलब बेटी, जो बेटी ऐसा हिंसा फैलाते हैं उसका सरासर इनकार करते हैं बांग्ला। अमित शाह ने शोभा मजुमदार के निधन पर शोक जताते हुए एक ट्वीट किया। उन्होंने ट्वीट करके लिखा कि बंगाल की बेटी शोभा मजुमदार के निधन से बहुत दुखी हूं। टीएमसी के गुंडों ने उनसे मारपीट की थी। परिवार का दुख ममता दीदी को लंबे समय तक परेशान करेगा। बंगाल हिंसा रहित भविष्य के लिए लड़ेगा। बंगाल माताओं और बहनों के लिए सुरक्षित प्रदेश के लिए लड़ेगा। अमित सिंह हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। और अमित, देखिए, जब ये मौत हुई है उस पर सीधे सीधे निशाना टीएमसी पर साधा जा रहा है। टीएमसी की तरफ से आधिकारिक तौर पर अभी तक कोई बयान आया? जी बिल्कुल, डेरेक ओब्रायन जो कि वरिष्ठ नेता है, राज्यसभा सांसद है टीएमसी के, उन्होंने मोर्चा संभाला है और उन्होंने कहा है कि फिलहाल इस पूरे मामले में जांच चल रही है और जिससे गृह मंत्री अमित शाह ने हमला किया है तो वो खुद अमित शाह जो है वो पुलिस को हेड करते हैं और कई एजेंसीज को हेड करते हैं, तो लिहाजा उनको जांच पर भरोसा होना चाहिए। तो उन्होंने बचाव किया, लेकिन जब ये हमला हुआ था और तकरीबन काफी दिनों से 85 साल के बुजुर्ग का इलाज अस्पताल में चल रहा था, उस समय भी बीजेपी लगातार हमलावर थी। उन्होंने बीजेपी की तरफ से आरोप लगाया गया था कि टीएमसी कार्यकर्ताओं ने पहले बीजेपी कार्यकर्ता को
के साथ मारपीटाई शुरू की। जब उसकी मां बीच बचाव करने आई तो मां के साथ भी बदसलूकी की गई। और जिस तरीके से अब ममता ने इस चुनाव में अपना स्लोगन दिया है कि बंगाल निजर मेके ही चाहिए, मतलब बेटी को ही चाहिए, तो उसी पर अब हमला कर रहे हैं, चाहे वो अमित शाह हो, अब जेपी नड्डा हो या बंगाल बीजेपी के नेता हो। वो सभी कह रहे हैं कि ये किनकी बेटी थी, जो 85 साल के बुजुर्ग हैं, वो उनके बेटे का क्या होगा। और इस तरीके से लगातार हमलावर। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले में चुप्पी साधे हुए है। पिता पुलिस का साफ साफ कहना है कि ऑफ कैमरा कहना है कि जांच इस मामले में जारी है। जी ठीक है। वहीं दूसरी तरफ देखिए, टीएमसी नेता डेरेक ओब्रायन ने गृह मंत्री अमित शाह के ट्वीट पर पलटवार किया। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि शोभा मजुमदार की मौत एक त्रासदी है। गृह मंत्री का बयान दुर्भाग्यपूर्ण है, घटना की जांच की जा रही है। वहीं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी एक ट्वीट कर शोभा मजुमदार के निधन पर दुख जताया। उन्होंने लिखा, ईश्वर निमता की वृद्ध मां शोभा मजुमदार जी की आत्मा को शांति प्रदान करे। बेटे गोपाल मजुमदार के बीजेपी कार्यकर्ता होने के कारण उनको अपनी जान गंवानी पड़ी। उनके बलिदान को सदैव याद किया जाएगा। ये भी बंगाल की मां थी, बंगाल की बेटी थी। बीजेपी हमेशा मां और बेटी की सुरक्षा हेतु लड़ती रहेगी।